हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर की थ्योरम 6.1 दैट इज आल्सो नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और प्यार से इसे हम बीपीटी बोलते हैं। ठीक है ना, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसे, क्योंकि थेल्स नाम के साइंटिस्ट मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने ये थ्योरम दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख देता हूँ जस्ट बीपीटी एंड दिस इज थ्योरम 6.1 फ्रॉम चैप्टर ट्रायंगल्स। ठीक है ना, आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। तो ये थ्योरम है तो इसका कुछ स्टेटमेंट होगा ना, तो स्टेटमेंट क्या है पहले तो वो ध्यान से समझ लेते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू डिवाइड अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन दैट लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आप विजुलाइज करके भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कोई भी साइड आप पकड़ सकते हो। ये साइड मैंने पकड़ लिया, ठीक है, इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जा रही है टू डिवाइड अदर टू साइड्स। ठीक है, टू डिवाइड अदर टू साइड्स, दीज आर अदर टू साइड्स एंड दिस लाइन इज डिवाइडिंग दीज अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, देन दिस लाइन विल डिवाइड द साइड्स अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। ठीक है, नाउ दिस इज triangle ABC and line DE is dividing the other two sides which is parallel to BC and the other two sides are divided into same ratio। ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड होने का क्या मतलब है कि जो AD अपॉन DB होगा, है ना, वही AE अपॉन EC भी होगा। तो हम इसको प्रूफ करेंगे। क्या गिवन है? गिवन है ट्रायंगल। ठीक है, गिवन दैट लिखते हैं ना थ्योरम में, तो हम लिखेंगे गिवन दैट what is given, DE is parallel to BC in triangle ABC। ठीक है, ABC ट्रायंगल में क्या गिवन है कि DE is parallel to BC। बात समझ में आ रही है? प्रूफ दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। अब देखो, जब भी हमें जो गिवन है उससे ही हमें प्रूफ करना होता है, बट जो प्रूफ करना होता है उसको हमेशा अपने दिमाग में रखना होता है। ठीक है, जब भी कोई थ्योरम आप पढ़ रहे हो तो जो प्रूफ करना होता है उसको दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो ये AD बाई BD कैसे मिल सकता है, AE बाई EC कैसे मिल सकता है, ये हम देखेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है इसमें मुझे AD दिख रहा है, AE दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको कोई ऐसा रिलेशनशिप ढूंढना पड़ेगा जिसमें एटलीस्ट AD AE दिखे। तो बात समझ में आ रही है कि हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि कोई रिलेशन मिले जिसमें AD साइड मिले, AE साइड मिले, BD साइड मिले, EC साइड मिले। हमें ऐसे कुछ रिलेशन ढूंढने पड़ेंगे। तो आपको देख के तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि AD एंड AE कैन ईजिली बी फाउंड इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, है ना। सेपरेटली दोनों मिल सकता है, दो इक्वेशन बनेगी उसमें हमें AD और AE दोनों मिल सकता है। इसी तरह से हमें BD और CE भी मिल पाएगा जब हम इन दोनों को किन्हीं ट्रायंगल की साइड्स जैसा एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो किसी ट्रायंगल की ये साइड्स तो है नहीं BD और CE, बट हम फॉर्म तो कर सकते हैं। हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया ऐसे, अब ये इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स हो गए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE में हमें BD मिल जाएगी और एरिया ऑफ ट्रायंगल CED में हमें CE मिल जाएगी। तो हम वही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, अब ध्यान से देखना है कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है तो आपको एल्टीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। बात समझ में आ रही है? तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे हमको AD बेस लेना है, क्योंकि AD चाहिए हमें रिलेशनशिप में, है ना, तो AD बेस लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड चाहिए होगा। तो हम ऑपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, इसको डॉटेड लाइन में रखना जो कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये मैंने 2, 4 ये समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसे हम क्या मान लेंगे, EL मान लो। इधर से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, क्योंकि हमें ये भी बेस चाहिए ना, तो LM ले लिया यहाँ पर। बात समझ रही है? ये एल्टीट्यूड्स हैं, मतलब परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स। ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना ये चीज़, ड्रॉ EL परपेंडिकुलर ऑन AD एंड DM परपेंडिकुलर ऑन AE। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एंड क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है BE एंड CD। ठीक है, आप देख के यहाँ पर समझ सकते हो ये क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो तभी अप्लाई होगा जब एल्टीट्यूड भी पता होगा, है ना। बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड रखेंगे तभी तो एरिया आता है, इसलिए हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। ठीक है ना,
तो अब हम यहाँ प्रूफ लिख सकते हैं, प्रूफ लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। बेस कितना दिया हुआ है AD, अपॉन AD इंटू क्या लिखेंगे EL, ठीक है, ये लिखा EL। बात समझ में आ रही है? AD इंटू EL लिखा तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE मिल गया। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब मुझे BD भी चाहिए, रिलेशनशिप में मैं देख रहा हूँ कि BD भी चाहिए मुझे, तो BD कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब BDE लिखेंगे तभी हमको BD भी मिलेगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, बेस कितना दिया हुआ है BD दिया हुआ है, BD लिख दिया बेस, और इंटू में क्या लिखूंगा? करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो देखो ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है। आप देखिए एज्यूम कर पा रहे हो, समझ पा रहे होगे ना, ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो इस बेस के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होगा वो इस बेस पर नहीं गिरेगा, इसको प्रोड्यूस करेंगे जब फॉरवर्ड, तब उस एक्सटेंडेड बेस पे गिरेगा, ठीक है, एक्सटेंडेड साइड पे गिरेगा, ठीक है। तो एल्टीट्यूड तो EL ही रहेगा, इस बेस के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ये जो BD दिख रहा है इस बेस के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड EL ही होगा। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे मैं समझाऊँ ऐसे कि एक ट्रायंगल दिया है, अब इस बेस के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कैसे गिराओगे? अब यहाँ से हम एल्टीट्यूड गिराएंगे तो इस बेस पर नहीं गिर पाएगा, बेस को हम प्रोड्यूस करेंगे तब ये उस बेस पर गिरेगा, ठीक है, प्रोड्यूस्ड साइड पर गिरेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड निकालते हैं हम। बात समझ में आ गई? तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड EL ही होगा। अब इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। देखो डिवाइड करने से क्या होगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, EL से EL कट जाएगा, AD/DB आ जाएगा या BD आ जाएगा, बात वही है ना। तो LHS आ जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो लिखेंगे डिवाइडिंग 1/2, ठीक है। इक्वेशंस लिख देना आप, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी में लिख रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, AD/BD आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम मानेंगे थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से अब आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है AE/EC लाना। आप समझ सकते हो कि ADE ट्रायंगल के एरिया में हमको AE भी मिल सकता है। कैसे? जब हम AE बेस लेंगे, ठीक है, AE बेस लेंगे जब, तो उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड रखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन लगाएंगे हम ADE, क्योंकि इसी का एक साइड है AE ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू AE इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? इसी बेस पर होना चाहिए एल्टीट्यूड, इसी बेस पर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ होना चाहिए फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स। तो ऑपोजिट वर्टेक्स तो ये है ना D वाला, इसके सामने वाला वर्टेक्स कौन सा? D। इससे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये DM आ रहा है ना, तो ये DM हो गया। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। इस तरह से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे आएगा हाफ इंटू बेस कितना होगा CE, एंड एल्टीट्यूड इसका भी DM ही होगा। इसे फिफ्थ इक्वेशन मान लेंगे। अब फिर से हम डिवाइड करेंगे 4/5, ठीक है, डिवाइडिंग 4/5। इक्वेशंस आप लिख लेना, ठीक है। तो मैं देखो इसको यहाँ पर जो गिवन दैट था, जो प्रूफ दैट करना था, मतलब जो चीज़ें हैं इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आप नोट कर सके होगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है ना। ये आ गया। हाफ से हाफ कैंसिल होगा कि नहीं बोलो, और DM से DM कैंसिल होगा तो AE/CE आ जाएगा। जो प्रूफ करना था वो हमें इक्वेशंस 3rd and 6th में दिख रहा है, ठीक है। 3rd and 6th में हमें दिख रहा है इक्वेशंस। 3rd इक्वेशन में हमें LHS दिख रहा है और 6th इक्वेशन में मुझे RHS दिख रहा है। जो प्रूफ करना था मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। AD/BD प्रूफ करना था इक्वल में AE/CE के, हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो 3rd इक्वेशन और 6th इक्वेशन में आप सिमिलैरिटी भी देख रहे होगे। देखो यहाँ पर ADE लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में ADE लिखा हुआ है, बस डिनोमिनेटर में यहाँ पर CDE है, यहाँ पर BDE है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम इजीली इक्वेट कर पाएंगे RHS को, बिकॉज किसी दो इक्वेशन के अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि हमको सिर्फ डिनोमिनेटर्स को इक्वल दिखाना है। अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए तो ऑटोमेटिकली RHS इक्वल लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो जो प्रूफ करना था वो प्रूव हो जाएगा। तो इनके एरियाज को हम कैसे इक्वल दिखा सकते हैं? ट्रायंगल CDE और BDE के एरियाज को इक्वल हम कैसे दिखा सकते हैं? देखो CDE क्या है? ये वाला ट्रायंगल है, और BDE कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो इन दोनों के एरियाज इक्वल होंगे
कैसे हो सकते हैं, आप थोड़ा सा अगर अप्रोच लगाओ तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि ये लाइन जो थी ये पैरेलल थी BC के, है ना, और DE को हम एक बेस जैसा समझ सकते हैं। तो इसी बेस पर दोनों ट्रायंगल सिचुएटेड हैं, ठीक है। तो जो ट्रायंगल्स सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं, बन रहे होते हैं, उन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है ना, उन ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये लाइन जरूर लिख के आना है आपको। सिंस ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल BDE आर lying on same base and between same parallels। आप इनिशियल्स मत लिखना, मतलब एब्रिविएशंस मत लिखना, ठीक है, आप फुल वर्ड लिखना, ठीक है ना, इन बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है। देयरफॉर एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स विल हैव टू बी इक्वल, है ना। ठीक है, तो इसको आप चाहोगे तो इक्वेशन ऐसे 7 ले लेना और लिख देना फ्रॉम 3, 6 एंड 7 कंक्लूड कर देना आप डायरेक्ट AD बाई BD जो आपको प्रूफ करना था इज इक्वल टू AE बाई CE। कोई आपका मार्क्स नहीं काट पाएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे इसके, ठीक है, प्रूव्ड। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, इसी के नीचे लिखना, ठीक है, इस चीज़ को। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हो जाती है और ये थ्योरम 5 मार्क्स में पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत डीपली पढ़िएगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी थ्योरम्स प्रूव करूँगा, तो उसको भी आपको देखना है इसी तरह से, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।